सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नए अध्याय जिसमें यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखा था, बाकी जो शेष बच गए उनका आज हम लोग हल देखेंगे। अगर इससे रिलेटेड आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो आइए आज हम लोग जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच गए थे उसे हम लोग विस्तारपूर्वक हल देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 53 तक कर लिया था, अब 54 से हम लोग देखते हैं। देखिए 54 में कह रहा है प्रश्न कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन बेंगराज की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलब्धि में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में प्रदान किया था? तो वो दहेज के रूप में जो पुर्तगाली हैं वो बम्बई को प्रदान किए थे। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि चार्ल्स द्वितीय थे कौन वास्तविक रूप से। ये जो चार्ल्स द्वितीय हैं वह 1649 ईस्वी से 51 तक, यानी 49 से 51 तक ये स्कॉटलैंड का राजा रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1700 उसके बाद इनकी एक लड़ाई होती है, वहाँ पर एक होता है क्रॉमवेल करके होता है, उनसे इनकी लड़ाई होती है जिसमें उनकी हार होती है। इसमें उनको भागकर वहाँ से यूरोप जाना पड़ता है और 7 से 9 साल इनको निर्वासन के रूप में बिताना पड़ता है। उसके बाद पुनः उनको जो गद्दी मिलता है 1760 ईस्वी में, जब क्रॉमवेल की मृत्यु होती है। हालांकि वो लंबा कहानी है तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते, थोड़ा समझ लेते हैं कि चार्ल्स द्वितीय थे कौन। तो वही फिर उसे 1660 ईस्वी से क्या करते हैं 1685 ईस्वी तक, यानी मृत्यु के समय तक वो वहाँ के राजा बने हुए रहते हैं। बोला जाता है जब अंतिम काल में जब ये मरने वाले होते हैं तो 1981 ईस्वी में वहाँ की संसद को भंग कर वो क्या करते हैं 1985 ईस्वी तक बने रहते हैं। इनके जो पिता होते हैं चार्ल्स प्रथम होते हैं, वो क्या होता है जब चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड के जब राजा होते हैं तो उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा होता है और उसी में उनके पिता को क्या कहता है एक व्हाइट हॉल करके वहीं पर उनको मृत्यु दंड दिया था। ये व्हाइट हॉल था जो पूर्व में उसको क्या कहिए राजाओं का राजमहल होता था। बोला जाता था ये जो व्हाइट हॉल है वह 1500 कमरों का एशिया का सबसे बड़ा, उस समय वो सबसे बड़ा वो राजमहल था। लेकिन हालांकि बाद में वो जलने के कारण ध्वस्त हो गया, तो वो कहानी अलग है। तो हम इस तरह से उनकी जो शादी होती है चार्ल्स द्वितीय का वही होता है, मुंबई में उनको दहेज में दिया जाता है। और यही बम्बई को बाद में चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय 10 पाउंड के वार्षिक कर पर वह कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं। नेक्स्ट कौन सा देखिए 55 में कह रहा है इंटरलोपर्स। ये इंटरलोपर्स कौन होते थे? देखिए ये इंटरलोपर्स वो होते थे जो व्यापारिक समुद्र में जो व्यापारी होते थे, जो जहाजी बेड़ा होते थे, उनको लूटने का काम करते थे। एक तरह से ये समुद्री लुटेरे होते थे, आप ये समझिए। वही अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में एक समुद्री लुटेरे जिसके इंटरलोपर्स कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में 1662 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेज का नाम सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोड़े वार्षिक कर के एवज में गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी? वो कौन सा था? देखिए गोलकुंडा जो शहर है, गोलकुंडा जो राज्य है, अभी तो हालांकि वो गोलकुंडा वो कर्नाटक में है, मतलब वही है। तो गोलकुंडा का जो क्षेत्र था उसमें एक मसूलीपट्टनम करके बंदरगाह था और वह मसूलीपट्टनम राज्य का प्रमुख बंदरगाह होता था। और इस बंदरगाह से क्या करते थे अंग्रेज सूती वस्त्रों को खरीद कर फारस तथा बांटम भेजते थे, वहाँ से वो व्यापार करते थे। बाद में धीरे धीरे उनका वहाँ विरोध होने लगा मसूलीपट्टनम में, और वहाँ पर जो कार्यरत अधिकारी थे वो रिश्वत की बार बार मांग करने लगे थे। इस चीज़ से परेशान होकर क्या किया जो अंग्रेज था वह अपना कोठी जो है वह वहाँ से 1629 ईस्वी में हटाकर अमरगांव में खोल देता है। और वह अमरगांव जो वही पुलिकट डच बस्ती से कुछ मील दूर पर आता है। ये पुलिकट क्या है? पुलिकट वही है जो हम लोग बाद में देखेंगे कि 1590 ईस्वी में क्या करता है डच जो है अपना जो राजधानी मुख्यालय है वो क्या करता है 1590 नहीं 1690 में अपना मुख्यालय वह नागपट्टनम में बनाता है। तो वही पुलिकट के नज़दीक में कुछ मील दूर पर होता है अमरगांव। उसके बाद फिर क्या होता है कुछ समय बाद फिर जो शासक रहते हैं कौन? गोलकुंडा के शासक। देखिए जितने भी हैं ना, अब्दुल कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, अली आदिल शाह, ये सभी शासक हैं, है ना। देखिए कुली कुतुब शाह के बेटा हुए कौन? इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह का बेटा हुए अब्दुल शाह, तो यही मोहम्मद शाह। उसके बाद हुए अब्दुल शाह। अब्दुल शाह जो गोलकुंडा का 7वां राजा था, है ना, तो वही फरमान जारी करता है। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जो कुली कुतुब शाह थे इनके बेटे हुए कौन हुए? कुली कुतुब शाह के इनका बेटे हुए इब्राहिम कुली कुतुब शाह। इब्राहिम कुली कुतुब शाह के बेटा मोहम्मद कुतुब कुली शाह। ये मोहम्मद कुतुब कुली शाह जो क्या किया गया, जो हैदराबाद का 4 मीनार है उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह है वह 5वें गोलकुंडा के साम्राज्य के राजा हुए
और उनके नाम से मकबरा भी बना हुआ है। तो खासकर कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह कौन थे, तो उनके चार मीनार भी बनाया गया। हाँ, उसके बाद ये 7वें होते हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये इनका जो शासन होता है 1626 ईस्वी से 1672 ईस्वी तक रहता है। और ये जो 5वें होते हैं इनका होता है 1580 से 1611, बीच में कुछ समय के लिए आते हैं कोई और। तो यही अब्दुल्ला शाह हैं जो क्या करते हैं, वह गोलकुंडा को 500 पगोड़ा वार्षिक कर पर वह बंदरगाहों पर स्वतंत्रपूर्वक व्यापार करने की छूट देते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनाई थी। देखिए समय है 1639 ईस्वी के। 1639 ईस्वी में क्या होता है, फ्रांसिस डे नामक अधिकारी चंद्रगिरी के राजा, जो चंद्रगिरी के राजा होते हैं, उनसे मद्रास को पट्टे पर लेकर वहाँ पर क्या करता है, एक किलाबंदी कोठी बनाता है। यानी चारों तरफ से बहुत सारा ऐसा किला है, शायद आप घूमे होंगे तो मालूम होगा, बहुत ऊंचा ऊंचा बना हुआ होता था। तो किलाबंद यानी पूरा घिरा हुआ रहता था। घिरा हुआ इसलिए रहता था ताकि कोई आसानी से आक्रमण ना कर पाए। तो वही जो किला का नाम और रखा थे वह फोर्ट सेंट जॉर्ज था। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न हो सकता है यह भी पूछ दिया जाए कि फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ है। तो वही फोर्ट सेंट जॉर्ज किला या फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज के नाम से उसका नाम पड़ा था। तो कहाँ से, वो चंद्रगिरी के राजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 में अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा के महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिपुरा, बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियाँ कब स्थापित की। देखिए जो अंग्रेजों का जो है पूर्वी तरफ जो आगमन है वही 1633 ईस्वी में उड़ीसा से स्टार्ट होता है। 1633 ईस्वी में यह उड़ीसा के मुहाने पर डेल्टा पर, जिसमें हरिहरपुरा, बालासोर, पिपली में फैक्ट्रियाँ स्थापित करता। ठीक उसके कुछ समय बाद वह बंगाल की ओर बढ़ता और बंगाल में कहाँ, हुगली पर यह अपना व्यापारिक कोठी प्रथम 1651 ईस्वी में बनाता है। उसके बाद फिर चटगांव पर भी पहुँचता है। तो वही जो चटगांव था, इससे पहले एक प्रश्न हम लोगों ने देखा था क्या, पोर्टे ग्रांडे, जो क्या था, पुर्तगालियों का के द्वारा चटगांव पर जो बस्ती स्थापित किया गया था वो था, वही चटगांव था। तो उसके बाद वो पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि 1633 में उन्होंने उड़ीसा के बालासोर पर, 1651 ईस्वी में उन्होंने हुगली में व्यापारिक कोठी, उसके बाद चटगांव भी पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 में शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला। अब यह समय है कि जब क्या होते हैं, शाहजहां का पुत्र, उस समय उनको बंगाल का सूबेदारी वो शाह शुजा ही होते हैं, उन्हीं के अंडर में रहता है। और वह ब्रिटिश को क्या करते हैं, एक फरमान जारी कर वहाँ पर मुक्त व्यापार करने के लिए वह आदेश जारी करते हैं। तथा वह जो मुक्त ये फरमान तो जारी करते ही हैं व्यापार करने के लिए, तथा वह चुंगी रहित होता है, यानी कोई भी चुंगी नहीं प्रदान किया था। वह 3000 वार्षिक कर पर 1651 ईस्वी में शाहजहां के पुत्र वही सूबेदार शाह शुजा। तो ध्यान में रखिएगा 1651 ईस्वी में शाह शुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 60 में कह रहा है कि किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया गया। तो देखिए ये चुंगी कर तो 3.5% क्यों किया गया था, उसे हम लोग समझते हैं। 1680 ईस्वी में क्या होता, बादशाह जो औरंगजेब है वह एक फरमान जारी करता है, जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के कर्मचारियों को तंग ना करे और ना उसके व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न करने। ये फरमान औरंगजेब के द्वारा बनाया जाता। और साथ में यह भी कहा जाता कि वह 2% जो दे रहे थे चुंगी, वह उसके अलावा उनको जजिया कर के रूप में 1.5% और देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 1.5% जजिया कर और 2% चुंगी। ये जजिया कर क्या हो, एक धार्मिक कर है समझिए। और दूसरे भाषा में अगर आप और समझना चाहते हैं तो जजिया कर मुख्यतः उनसे लिया जाता था जो मुस्लिम क्षेत्र में गैर मुसलमान रहते थे। क्लियर। तो यही है औरंगजेब के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट देखिए 61 में किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर फेंका। तो वही होता हुआ बादशाह औरंगजेब के नेतृत्व में। देखिए क्या होता है, अक्टूबर 1686 ईस्वी में 1686 ईस्वी में अंग्रेज ने हुगली को लूट लिया था। उसके बाद औरंगजेब द्वारा उनको पराजित करके उनके क्या कहता है, हुगली से भगा दिया जाता है, यानी हुगली से उनको भागना पड़ता है। यह हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। और बाद में हम आपको बता दें कुछ समय बाद, 4 साल बाद लगभग, यही जो एक जगह होता है
हुगली के अंदर, मतलब कहीं हुगली नदी से इधर आगे एंट्री करके वेस्ट बंगाल सुल्तानती जो एक अंग्रेजों के व्यापारिक कोठी स्थापित होती है, जहाँ पर ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी कलकत्ता की नींव पड़ती है। आगे चर्चा उसकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 में, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर वसूला? देखिए कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि जो वह 1.5% एक्स्ट्रा चुंगी के रूप में वसूला था, वह कौन सा आ सकता है? औरंगजेब ही था ना कि 2% चुंगी के अलावा उन्होंने 1.5% जजिया कर का अलाउटमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 में कह रहा, अंग्रेज को सुतानती, कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो वह बंगाल का सूबेदार होता है वह अजीम उस्सान। ये अजीम उस्सान होता है जिससे अंग्रेज सुतानती, कालिकता, गोविंदपुर नामक 3 गांव को कब लेते हैं? 1698 ईस्वी में। यह डेट भी याद रखिएगा, 1698 ईस्वी में। और यही 3 गांव बाद में मिलकर एक शहर का स्थापना, कलकत्ता का स्थापना किया जाता है। तो यह प्रश्न इसको 2-3 तरीके से पूछा जाता है ना। पूछ दिया जाएगा कि सुल्तानती, कालिकता, गोविंदपुर किनसे लिया गया, कौन से थे? यही मुस्लिम शासक अजीम उस्मान होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजीम उस्मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये कितना पर, देखिए ये जो देते हैं ना, यह 12,000, जो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है कितने पर यह दिया गया था गांव पट्टे पर। तो यह दिया गया था 12,000 रुपये वार्षिक कर पर यह 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 में, अंग्रेजों ने, देखिए आ गया प्रश्न, अंग्रेजों ने सुल्तानती, कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदा था? वह 12,000 वार्षिक कर के बदले में खरीदा था। किनसे खरीदा था? अजीम उस्मान से खरीदा था, जो बंगाल के सूबेदार होते हैं। और बाद में आपको यह मालूम होना चाहिए कि इसी सुल्तानती, कालिकता, गोविंदपुर में क्या किया जाता है? इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में एक किलाबंदी का प्रतिष्ठान किया जाता है और इस किले का नाम फोर्ट विलियम रखा जाता है। वही फोर्ट विलियम जब आप पढ़ेंगे कि जब सिराजुद्दौला क्या करता है, इस पर आक्रमण करता है, उसी के दरमियान में वो ब्लैक होल की घटना भी होती है, तो उसके आगे चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 में, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव को मिलकर कलकत्ता शहर बनाया गया था? अब बताइए वो कौन सा शहर था जिनसे मिलकर उस शहर की स्थापना की गई थी? तो वो शहर था सुल्तानती, कालिकता और गोविंदपुर। यही तीनों को मिलाकर यह गाँवों की जमींदारी जब ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो उन्हीं को मिलाकर एक शहर के रूप में कलकत्ता का स्थापना किया। वहीं पर एक किले का भी साथ में निर्माण कराया गया, इंग्लैंड के सम्राट के समय में, जो फोर्ट विलियम किला के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, हालांकि जो सुल्तानती में है, जॉब चौरनॉक, जो सुल्तानती है ना, ये 1690 ईस्वी में ही यहाँ पर व्यापारिक कोठी जॉब चौरनॉक के नेतृत्व में स्थापित कर दिया गया था। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं जो कलकत्ता पर है भावी राजधानी की नींव उसी समय पड़ चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान का संबंध में क्या सही है? अब यह क्या जो है फर्रुखसियर के द्वारा वह जो है ब्रिटिश कंपनी के संबंध में फरमान जारी किया गया था, तो इसे थोड़ा अच्छा से समझते हैं। देखिए क्या था, बात है कि 1715 ईस्वी के क्या होता है, कंपनी 1715 ईस्वी में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक दूत मंडल को कलकत्ता से मुगल दरबार के लिए भेजता है। और इस जो दूत मंडल होता है उसमें मुख्यतः इस प्रस्ताव को लेकर भेजता है कि जो औरंगजेब के द्वारा जो अधिकार दिए गए उसे बनाए रखने के लिए, तथा वो कहाँ कहने का मतलब कहिए तो बंगाल, ये औरंगजेब के विशेषाधिकार जो औरंगजेब के दरमियान में उसको विशेषाधिकार मिला था, उसे बनाए रखने के लिए, तथा बंगाल में सिक्का ढालने और जो बंगाल के समीप 38 गांव है उसे खरीदने के अनुमति लेने के लिए वह दूतमंडल को भेजता है। और इस दूतमंडल में कौन कौन होते हैं? हैमिल्टन होते हैं, उसके बाद स्टीफेंस, ये स्टीफेंस और हैमिल्टन ये दोनों सर्जन होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, ख्वाजा सैयदू होते हैं, अर्मीनियन होते हैं। तो बाद में आपको मालूम होगा कि जो हैमिल्टन होते हैं वह राजा फर्रुखसियर का एक दर्दनाक बीमारी को सही करने में सफलता प्राप्त करते हैं, और इससे फर्रुखसियर प्रसन्न होता है अंग्रेजों पर, और प्रसन्न होकर वो एक फरमान जारी करता है, आदेश पत्र जारी करता है। और वही आदेश पत्र में पहला वो बोलता है कि 3,000 रुपये वार्षिक कर पर वह बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकते हैं, तथा 10,000 रुपये वार्षिक कर पर वह सूरत में व्यापार कर सकते हैं, तथा वह सभी करों से मुक्त है, वहाँ कोई भी कर नहीं लिया जाएगा 10 साल में। उसके बाद तीसरा है कि वही है जो बंगाल में ढाले गए सिक्कों को है वह मुगल राज्य में सभी जगह चलाया जाएगा। तो यही है जो इन 3 तरह के वो उसमें आदेश दिए थे, और इसी आदेश को जो एक ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्स होते हैं वही कंपनी का मैग्ना कार्टा के रूप में उसको संबोधन भी करते हैं। तो एक तो कंपनी को क्या है 3,000 रुपये वार्षिक
खिराज पर निःशुल्क व्यापार करने की बिल्कुल मिल गया। उसके बाद इसमें कलकत्ता के आसपास को गाँव को खरीदने की अनुमति, यह भी मिल गया। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद है सी में, उसके द्वारा बंगाल में शाही मुद्रणालय के सिक्के ढालने की अनुमति, यह भी मिल गया कि हम लोगों ने देखा कि बंगाल में ढाला हुआ सिक्का मुगल साम्राज्य के सभी राज्य में उसे चलाने की आज्ञा दे दी गई। तो उपरिक्त में से सभी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में हम लोग देखते हैं। 67 में कह रहा है किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और नहीं ऑर्स होना चाहिए। एनसीईआरटी में देखेंगे तो ऑर्स वहाँ लिखा हुआ मिलेगा। ऑर्स ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा। तो यही आर्स है जब 1715 ईस्वी में जॉन सरमन की अध्यक्षता में जब कंपनी ने एक दूत मंडल को कलकत्ता से क्या करता है, मुगल दरबार में भेजता है। और जब मुगल दरबार जाने के बाद वह क्या करते हैं, उस प्रस्ताव को लेने में कामयाब हो जाते हैं, तब वही जो अंग्रेज इतिहासकार अर्स, तो कामयाब क्या क्या होता है, जिसमें क्या होता है, हैमिल्टन के जो सर्जन होता है उसके सहयोग से जो फर्रुख सियर का एक दर्दनाक बीमारी होता है उसमें वो कामयाब हो जाता है सही करने में, जिससे वह प्रसन्न होकर वह क्या करता है, फरमान जारी करता है, जिसमें से पहला आदेश देता है कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट तथा 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को सूरत में सभी करों से मुक्त किया गया तथा मुंबई में बंगाल में ढाले गए सिक्कों को सभी मुगल राज्यों में चलाने की आज्ञा दी गई। तो वह कौन थे, औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, सॉरी औरंगजेब नहीं, ब्रिटिश फर्रुख सियर के द्वारा जारी फरमान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 में, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था। अब कह रहा कौन सा अंग्रेज है जो जहांगीर के समय भारत नहीं आया था। अब बताइए जहांगीर का शासनकाल कब से कब होता है। जहांगीर का शासनकाल होता है 1605 ईस्वी से कितना तक होता है आप बताइए। तो 1605 ईस्वी से स्टार्ट होता है। अब देखिए विलियम हॉकिंस क्या होते हैं, विलियम हॉकिंस कब आते हैं, विलियम हॉकिंस आते हैं 1608 ईस्वी में। यही विलियम हॉकिंस जो क्या करते हैं, हेक्टर नामक जहाज से प्रथम जो विदेशी होते हैं वह विलियम हॉकिंस के द्वारा भारत की धरती पर कदम रखा जाता है। किसके नेतृत्व में, ब्रिटिश कंपनी के नेतृत्व में वो आते हैं और वो जहांगीर के दरबार में जाते हैं। और यह बोला जाता है कि यह द्विभाषा जानते थे, फारसी और तुर्की दोनों का ज्ञान था, फारसी में बात करते हैं। और वहाँ पर जो जहांगीर है इन्हें 400 का मनसब प्रदान करता है तथा इन्हें क्या करता है, नवाब की उपाधि भी प्रदान करता है। तो ध्यान में रखिएगा, नवाब क्या होता था, नवाब एक मतलब ब्रिटिश का एक सम्मानजनक उपाधि था जो मुख्यतः पुरुषों को दिया जाता था, और अगर लेडीज को होता तो उसी का बेगम उसके सम्मान में था, बेगम नवाब। उसमें मुख्यतः वो होता था कि जिन्हें नवाब की पदवी दिया जाता था वे क्या होते हैं, निश्चित प्रांत के प्रशासक के साथ साथ मुगल सम्राट के संप्रभुता को बनाए रखना वह उनका कर्तव्य होता था। तो वही होता था। विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया था, नवाब की उपाधि प्रदान किया। उसके बाद पादरी एडवर्ड टेरी, जो पादरी एडवर्ड टेरी होते हैं यह कब आते हैं, चलिए इसकी थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। बी में आ जाइए सर टॉमस रो, और सर टॉमस रो भी 1615 ईस्वी में आते हैं। ये वही सर टॉमस रो जिन्होंने क्या किया, 10 महीने यात्रा के बाद वो क्या होते हैं, भारत की धरती पर 1615 ईस्वी में पहुँचते हैं। उस समय जब जो क्या होते हैं, शाहजहाँ का पुत्र खुर्रम उस समय सूरत, ये हाँ सूरत ही कहिए ना, सूरत का उस समय का नवाब होता है, गुजरात साइड का सूरत का, वही उसके होता है, उसी का अधीन में वो 2 महीने तक बेचारा पहुंचने के बावजूद भी उसे नाव पर ही बताना पड़ता है अपना समय को, क्योंकि उस समय क्या होते हैं, खुर्रम यह नहीं चाहता कि कोई भी अंग्रेजी भारत में आकर व्यापार करे, इसलिए वह कब पहुंचता है, सितंबर में पहुंच जाता है, लेकिन 18 अक्टूबर को घोषणा करता है कि वह जो भी आए हैं व्यापारिक दूतावास आए हैं, वह क्या कर सकता, अपना सामान उतार सकता, लेकिन सूरत में नहीं रह सकता। लेकिन बाद में फिर एक उन्हीं के मंत्रियों के द्वारा यह खबर जहांगीर तक पहुंचाया जाता है। फिर जहांगीर उनको बाइज्जत अपने दरबार में लाने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद सर टॉमस रो वहाँ जाते हैं। फिर उसके संबंध में चर्चा काफ़ी विस्तार से है, तो इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए। उसके बाद वही फिर व्यापारी के अधिकार है वहाँ मिलता है किसको, सर टॉमस रो को सूरत में करने का, साथ साथ में बंगाल में भी व्यापार करने का अधिकार वहाँ से ले जाता है वो। और सबसे बड़ी बात वो होता है कि जब वो जाने से पहले उसको सर टॉमस रो को ये तो पता होता है कि जो हमारे अंग्रेज हैं वो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, जो आज से अंग्रेजों से पहले आने से पहले तक जो अपने आप को समुद्रों का स्वामी कह रहा था, यानी पुर्तगाल जो अपने आप को समुद्र का स्वामी कह रहा था, उसे 2 बार हरा चुका था। तो इससे उनका भी कॉन्फिडेंस सर टॉमस रो का भी ऊंचा था कि हम वैसे दरबार से आए हैं जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो ऑलरेडी क्या हो चुका, पुर्तगाली को 2 बार हरा चुके हैं। 1611 ईस्वी में साल भी में हराए थे, तो अंग्रेजों को भी थोड़ा सा लग रहा था, विश्वास था।
तो वही सर टॉमस रो होता है, जाता है और आपको सबसे दिलचस्प बात होता है जब सर टॉमस रो 2 साल की यात्रा के बाद जब वो वापस जाने लगता है तो वही 6 महीना जाने से पहले क्या होता है, सूरत पर वो आक्रमण कर देता है पुर्तगाली, और उस समय जो होते हैं राजा औरंगजेब, जो मुग़ल जो राजा होते हैं, बादशाह होते हैं, वह मदद मांगते हैं अंग्रेज़ों से। तो वही सर टॉमस रो वह तो राज़ी हो जाता है, लेकिन उसके बदले में कुछ शर्तें रखता है, वही व्यापार को लेके कि आप हमें क्या करिएगा, इस जगह पर व्यापार करने के लिए मुक्त करिएगा। तो वही व्यापारिक अधिकार उसको मिलता है, हस्ताक्षर करते हैं, और उसके बाद से वही कहिए कि उसके लिए एक तरह से कहिए उसी दिन से भारत गुलाम की ओर जाना स्टार्ट हो गया, जो भी कहिए एक वही अर्थ निकलता है, कुछ दिन से वह अंग्रेज़ों की मुट्ठी में भारत का पन्ना लिखा जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद सर टॉमस रो हो गया, उसके बाद रॉल्फ फिच। ये जो रॉल्फ फिच है वो भारत कब आए थे? अब देखिए, जो रॉल्फ फिच थे वह भारत, हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि जो रॉल्फ फिच है वह 1800 नहीं 1585 से 91 के बीच में ही वो आया करते हैं। हाँ, वो व्यापारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, लेकिन एज ए मतलब विजिटर के तौर पर वो रॉल्फ फिच आ जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जहांगीर के समय भारत नहीं आता, बाकी पादरी एडवर्ड डेयरी, हॉकिंस और सर टॉमस रो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। सूची 1 में अंग्रेजी यात्री है, सूची 2 में मुगल बादशाह है। तो सूची 1 में अंग्रेजी यात्री जो हैं जॉन मिल्टन हॉल हैं, विलियम हॉकिंस है, सर जॉन सरमन है। तो देखिए विलियम हॉकिंस की चर्चा हम लोगों ने देखा था, अभी किए थे। वह 1608 ईस्वी में सूरत में वेक्टर नामक जहाज़ को लेकर पहली बार वो भारत की धरती पर पहुंचता है, और वो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, और जहांगीर में पहुंचने के बाद वह 2 भाषा के जानकार होने के कारण फारसी में बात करता है, जहां पर उनको जहांगीर के द्वारा कुछ प्रदान भी किया जाता है। तो ये विलियम हॉकिंस, जहांगीर बिल्कुल सही है। जॉन सरमन याद करिए, जॉन सरमन क्या था? वह जॉन सरमन वो थे जब कंपनी ने 1715 ईस्वी में जब क्या किया था, एक दूत मंडल को कलकत्ता से मुगल दरबार में भेजा था। किस लिए? वह कोलकाता के मुख्य रूप से उसका उद्देश्य था कि जो औरंगजेब के समय जो विशेषाधिकार मिला उसको बनाए रखने के लिए, तथा कोलकाता के नज़दीक 38 गांवों को खरीदने के लिए, और बंगाल में ढाले गए सिक्कों को पूरे भारत में चलाने के लिए, यही उनका मेन था, मांग था। उसी को लेकर दूत मंडल भेजा था। तो ये भी फर्रुखसियर सही है। तो 1, 2, 3 सही होगा। जॉन मिल्टन भी अकबर के दरबार में सही है। ये जॉन मिल्टन 1603 ही ईस्वी में आ गए थे अकबर के दरबार में। हालांकि वो सफल नहीं हुए थे, वो भी व्यापारिक प्रतिनिधित्व में आए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे थे। बोला जाता है इनको लूट भी लिया गया था, अरेस्ट भी किया गया था। तो कहानी है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 में, बंगाल में अंग्रेज़ों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुत्सित, नीच और झगड़ालू लोगों को बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? देखिए यह वक्तव्य कौन बोलता है? यह वक्तव्य बोलता है जो औरंगजेब के द्वारा उस समय का सूबेदार नियुक्त किया जाता, शाइस्ता खां, यही बंगाल का। तो ये शाइस्ता खां के द्वारा यह वक्तव्य बोला जाता है कि यह एक कुत्सित, नीच और झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। अब बताइए सूची 1 फोर्ट विलियम, अभी हम लोगों ने देखा। अब बताइए फोर्ट विलियम किला की स्थापना कब और क्यों की जाती? फोर्ट विलियम किला की स्थापना जब क्या किया जाता है, बंगाल के सूबेदार अजीम उस्मान के द्वारा जब 3 गांवों को, किसमें, सुतीनता, कालीकता और ये गोविंदपुर को लेकर, 3 गांवों को लेकर एक शहर के रूप में कलकत्ता को विकसित किया जाता है। वहीं पर ब्रिटिश के सम्मान में एक किलाबंदी किया जाता है और उसका नाम फोर्ट विलियम रखा जाता है। यह फोर्ट विलियम कलकत्ता सही है। फोर्ट गेल्ड्रिया, फोर्ट गुस्तार्विस। नेक्स्ट देखते हैं फोर्ट लुई। फोर्ट लुई है, यह कहाँ बनाया गया था? यह फोर्ट लुई किला पांडिचेरी में बनाया जाता है। यह वही पांडिचेरी में जब 1674 ईस्वी में किनके द्वारा, यह 1674 ईस्वी में ये मतलब शाइस्ता खां के द्वारा वहाँ क्या किया जाता है, 1674 नहीं बोले, शाइस्ता खां नहीं बोले, वो तो 1674 में चंद्रनगर को देता है ना, जो चंद्रनगर के रूप में। 1673 ईस्वी में क्या होता है, कंपनी के निदेशक फ्रैंक मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने के द्वारा क्या कहता है, वेलिंगकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां होते हैं, वो क्या करते हैं, एक छोटा सा गाँव फ्रांसीसी को प्रदान करते हैं। वही फ्रांसीसी बस्ती के रूप में स्थापित करता है, जो पांडिचेरी के रूप में जाना जाता है, जो पूर्ण रूप से किलाबंदी होता है। तो ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों सही है, और बाकी 2 का अगर नहीं भी जान रहे हैं तो आप ऑप्शंस में मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैचिंग कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 में, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वालीकोंडपुरम में मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से पादुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पादुचेरी का विकास किसके रूप में किया? अब करा फ्रांसिस मार्टिन। ये फ्रांसिस मार्टिन अभी हम लोग चर्चा किए कि 1673 ईस्वी में फ्रांसिस, ये जो कंपनी के निदेशक होता है फ्रांसीसी कंपनी के, फ्रैंको मार्टिन और एक और था वेलांग द लिस्पिने, ये क्या करते हैं, ये वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार, किनसे, मुस्लिम सूबेदार ये लोदी खां से,
शेर खां लोधी से, वही है शेर खां लोधी से, वो क्या करते हैं, एक छोटा सा बस्ती प्राप्त करते हैं, छोटा सा गांव उनको दिया जाता, और वही गांव को पूर्ण रूपेण से वो किलाबंदी करते हैं और जिसका नाम वो पांडिचेरी देते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, वह पांडिचेरी के रूप में विकसित करते हैं। उसके बाद 73 में फ्रांसीसी को चंद्रनगर बस्ती किसने दी थी? देखिए यह है फ्रांसीसी को चंद्रनगर। अब चंद्रनगर की बस्ती उधर हम लोगों ने देखा 1673 में क्या हुआ, 1673 ईस्वी में देखा था हमने, कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और वेलांग दल स्पिने के नेतृत्व में क्या हुआ था, एक छोटा सा गांव प्राप्त हुआ जो पांडिचेरी के रूप में जाना गया। और ये पांडिचेरी आपको मालूम होगा ना, फ्रांसीसी यहाँ पर मुख्यालय भी बनाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और वो क्या होता है, किलाबंदी भी क्या हो रहा था। उसके बाद दूसरा 1674 ईस्वी में ये शाइस्ता खां का, जो बंगाल का सूबेदार होता है, यह बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां के द्वारा फ्रांसीसी को एक और जगह दी जाती है जो 1674 में दिया था, और 1690 से 92 के रूप में वह चंद्रनगर के रूप में प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी स्थापित किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा शाइस्ता खां, ऑप्शन नंबर बी। आजिम उस्मान के द्वारा, आजिम उस्मान कौन थे, आजिम उस्मान के द्वारा वह ब्रिटिश को दिया जाता है ना, वो 3 गांव दिया जाता है जिसमें सुल्तानती, कालीकता और गोविंदपुर, जो बाद में वो एक शहर के रूप में उभरता कोलकाता के रूप में, जहाँ पर ब्रिटिश के सम्मान में, ब्रिटेन के सम्राट के सम्मान में किला का निर्माण किया जाता है, जो फोर्ट विलियम किला के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए 74 में, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? अब बताइए मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? अब देखिए ऊपर में यहाँ पर एक शाह शुजा आया था, आपको लग रहा हो शाह शुजा को तो चर्चा हम लोग पहले भी किए ना, कि वो शाह शुजा क्या करता है, याद करिए, शाह शुजा क्या करता है, उसको बंगाल में क्या करता है, उसको ये अंग्रेज को एक अधिकार देता है, यानी वह बंगाल में उसको मुक्त व्यापार करने का आदेश देता है, फरमान जारी करता है, चुंगी मुक्त करता है। कब? 1651 ईस्वी में, वही ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर पर। नेक्स्ट है 74 में, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? देखिए करा किसे नवाब की पदवी प्रदान किया था, तो मुगल बादशाह है जो नवाब की पदवी, वह एक फ्रांसीसी शासक, देखिए डुप्ले, क्लाइव और लाली है, वह डुप्ले को प्रदान किया जाता है। वह और कौन सा जो मुगल बादशाह होते हैं, वह आलमगीर द्वितीय होते हैं। अब आलमगीर द्वितीय कौन थे? यह आलमगीर द्वितीय थे, जब मुगल वंश औरंगजेब के बाद के जितने भी आते हैं उत्तराधिकारी, वो आलमगीर, उसके बाद उसी में से एक आलमगीर द्वितीय। हालांकि औरंगजेब के बाद मुगल वंश उतना सुदृढ़ और उतना योग्य नहीं हो पाता, उसके बाद धीरे धीरे उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जिसका आगे देखने को हमें मिलेगा। कर्नाटक युद्ध में, द्वितीय युद्ध जो हुआ था, उसमें हमको देखने को मिलेगा किस तरह से आपस में कर्नाटक, हैदराबाद एक दूसरे से लड़ जाते हैं। तो उसके बाद खास कोई उसका शक्ति नहीं होता है, तो वो तो चर्चा बाद में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य हम लोगों को देखा था, तो वही होता है कि कर्नाटक का जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में होता है, डुप्ले के नेतृत्व में जो फ्रांसीसी शक्ति होता है, वह क्या होता है, मतलब कहिए कि यूरोपीय साम्राज्य में फ्रांसीसियों का नींव के रूप में ये डुप्ले के द्वारा ही रखा जाता है, क्योंकि पहली बार इसी के द्वारा डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी क्या करते हैं, एक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। यानी एक मद्रास, जो मद्रास कहने का मतलब आप सोचिए कि उस समय जो अंग्रेज का कौन कौन, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, मुंबई, ये तीनों प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता था। उस जगह पर वो डुप्ले क्षेत्र को जीतने में कामयाब हुआ था, तो उसको डुप्ले को नवाब की पदवी किनके द्वारा दिया गया था? आलमगीर द्वितीय के द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा, दोनों प्रश्न पूछ दिया जाएगा, कौन सा नवाब है, किसे दिया गया, और डुप्ले के देने के पीछे के रीजन था भी हम लोगों ने चर्चा की कि डुप्ले एक ऐसा व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में क्या हो गया था, यह सिर्फ तो एक तो फ्रांसीसी का नेतृत्व किया ही किया, लेकिन यह अंग्रेजों को भी बहुत कुछ सीख दे दिया, किस प्रकार से एक प्रशिक्षित सैनिक, छोटे से छोटे प्रशिक्षित सैनिक बड़े से बड़े सैनिकों को हराने में भी क्या हो गई, सफलता प्राप्त की। देखिए क्या डुप्ले के संबंध में क्या सही है। अब देखिए डुप्ले के संबंध में क्या सही है, तो डुप्ले के संबंध में जानने से पहले हम जानते हैं कि डुप्ले कौन था। डुप्ले जो है 1731 ईस्वी में उसको चंद्रनगर का फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक कुछ समय बाद उसे चंद्रनगर के बाद 1741 ईस्वी में क्या किया था, फ्रांसीसी गवर्नर चंद्रनगर, ये पांडिचेरी का नियुक्त किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, सब कुछ चलता जाता है, समय आता है 1946 ईस्वी का। यह 1946 में होता क्या है, क्या होता है, जो फ्रांसीसी जो होते हैं वह युद्ध नीति की ओर नहीं जाता है, यानी युद्ध नीति वो नहीं अपनाता, क्योंकि उसको पता होता है कि वह क्या है, उतने मात्रा में नहीं है कि वह युद्ध के माध्यम से क्या करे, व्यापारिक वर्चस्व को हासिल कर सके। तो वह युद्ध नीति से दूर रहता है, वह सिर्फ व्यापारिक प्रतिनिधि पर अपना ध्यान देता है, व्यापार को बढ़ाना है। लेकिन फिर भी अंग्रेज क्या करते हैं, इसे उकसाने का काम करते हैं। जब इसी के कारण क्या होता है, प्रथम जो होता है कर्नाटक युद्ध देखने को मिलता है। क्या होता है कि ये जो
फ्रांसीसी होते हैं वो तो युद्ध नीति का सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके बावजूद भी जो फ्रांस का एक क्या होता है नौसैनिक कमांडर जिसका नाम है बार्नेट, वह क्या करता है फ्रांसीसी सैनिक के कुछ जहाजी बेड़ा को वो जब्त कर लेता है और उसके बाद एक डुप्ले के जहाज को वो डुबा भी देता है। इससे क्या होता है फ्रांसीसी जो गवर्नर डुप्ले को आक्रोशित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और वह बंगाल का जो नवाब अनवरुद्दीन था उसका सहयोग के लिए मांगता है, बोलता है। हालांकि अनवरुद्दीन बीच बचाव करता है लेकिन फिर भी अंग्रेज उतना तक मान के नहीं, वह उसके जो पांडिचेरी होते हैं उसके नज़दीक जहाजी बेड़ा लेकर चला आता है। और संयोग बस कहिए कि जो बार्नेट है उसका वहाँ मृत्यु हो जाता है। मृत्यु का कारण ये है कि शायद वहाँ पर कोई महामारी फैला हुआ था, उसी के चपेट में आकर बार्नेट में, अगर बार्नेट अगर जिंदा होता तो शायद जो डुप्ले को जो वर्चस्व मिला, जो हासिल किया समृद्धि, वह नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ही योग्य वो कमांडर था। हालांकि उसकी मृत्यु हो गई, चेंज हुआ, तो उसी वक्त फिर क्या करता है डुप्ले है जो, यह बात सब 1746 ईस्वी और उसके बाद का चल रहा है। फिर डुप्ले क्या करता है मॉरिशस गवर्नर और फ्रांसीसी सैनिक गवार्ड ने ला बोर्दने की सहायता मांगता है, तो ला बोर्दने वहाँ से चलता है और वह फ्रांसीसियों आने के क्रम में वो जो अंग्रेजी जो जल सैनिक होते हैं उसको हराते हुए पहुँचता है और फिर जो कौन डुप्ले होता है वह उसको धनराशि देता है जिससे वो अपनी जहाजी बेड़ा को मजबूत करके वह क्या करता है वह अंग्रेजों को हराकर वापस हुगली की ओर भेज देता है। और हराने के बाद एक बात सामने आता है कि जो डुप्ले होता है वह अंग्रेजों से साठगांठ करने लगता है। यह बात डुप्ले को पता चल जाता है कि जो ला बोर्दने है जो उसका सैनिक कमांडर है वह क्या कर रहा है अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर रहा है। यह बात तो डुप्ले को पता चल जाता है और डुप्ले क्या करता है चालाकी से, जब बरसात का टाइम आता है तो उसका जब बेड़ा जब साइड में होता है डुप्ले जाकर मद्रास पर अधिकार कर लेता है। और जब अधिकार कर लेता है यह बात जैसे अनवरुद्दीन को पता चलता है तो उसको लगता है ये तो पूरा हड़प का पैसा अपने पास रख लिया, तो अनवरुद्दीन भी उसी समय अपने 10,000 सैनिकों को अनवरुद्दीन पर हमला करने के लिए भेजता है। ये अनवरुद्दीन भेजता है डुप्ले पर, तो डुप्ले के पास जो सैनिक थे वह लगभग बहुत ही कम मात्रा में, बोला जाता 700-800 सैनिक थे और उस प्रशिक्षित और योग्य सैनिक ने क्या किया उस 10,000 जो सेना था उसको हराने में कामयाब होगा। वह जो युद्ध हुआ तो वही अंबूर एक स्थान है, वहीं पर अनवरुद्दीन की सेना के साथ युद्ध होता है और जो अंबूर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था डुप्ले। इस तरह से डुप्ले क्या करता है वह मद्रास पर कब्जा करने में सफल होता है। उसी के बगल में एक किला होता है, उस किला को भी वह जीतना चाहता है लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाता है। फिर अंग्रेजी सेना भी आती है, तो अंग्रेजी सेना को भी जब वह समुद्र की ओर से जब अंग्रेजी सेना घेरने का काम करती है तो उसमें भी वो हराने में कामयाब होता है, यानी वो मद्रास को जीत लेता है और इस जीत के साथ ही वह उसकी आत्मविश्वास और सैनिकों का मनोबल बढ़ जाता है। तो यह काम यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपको मालूम होगा कि बाद में क्या होता है, हालांकि फिर जो 1740 से 48 में उधर गृह युद्ध भी चल रहा होता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए, तो बाद में संधि हो जाती है जिसमें से आपको देखने को मिलेगा कि जो संधि हो जाने के कारण क्या है फ्रांस को क्या करना पड़ता होगा इसके बदले में क्या है, एक क्षेत्र है लुइसबर्ग, हाँ लुइसबर्ग है, उस लुइसबर्ग को लेने के क्रम में फ्रांस को क्या करना पड़ता, ऑस्ट्रिया नीदरलैंड को अधिकार को छोड़ना पड़ता, साथ में ब्रिटेन को मद्रास को वापस देना पड़ता। ये दुर्भाग्य ही समझिए डुप्ले का कि वो जीता हुआ क्षेत्र को क्या करना है वह वापस करना पड़ गया मद्रास की संधि के तहत। और उधर तो युद्ध हुआ तो वह ला बोर्दने बोला जाता है कि साठगांठ कर अंग्रेजों को उससे कुछ पैसा लेकर वो चला भी जाता है वहाँ से, है ना। तो ये था डुप्ले का वर्चस्व और किस तरह से वो फ्रांसीसी साम्राज्य की जीत का नींव रखा था, उसी का कहानी था जो हम लोगों ने समझा। तो वह ऑप्शन देखिए पहला पढ़िए। पहला ऑप्शन कह रहा हुआ पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोप साम्राज्य की नींव रखी, तो वह वही पहला व्यक्ति था यूरोप साम्राज्य की नींव। ऐसा क्यों कहा जा रहा कि एक छोटे से प्रशिक्षित सैनिक होने के बावजूद भी, छोटा था, संख्या भी कम था, लेकिन ये प्रशिक्षित आधुनिक सब हथियारों से लैस था, इसलिए ना उतना 10,000 सैनिकों को हराने में कामयाब हो गया। और यह एक बहुत बड़ा सीख देता है, अंग्रेजों को भी देता है और जो भी वहाँ पर क्या कर रहे थे औपनिवेशिक थे सभी को देता है कि किस तरह से एक छोटे से छोटे प्रशिक्षित सैनिक भी बड़े से बड़े को हरा सकता है। और इसी के बाद से अंग्रेज भी इस हथकंडे को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, नेक्स्ट है देखिए, उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त किया था। ये सही बात है, उसने पहली बार क्या किया था, यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में खर्च पर नियुक्त किया था। उसके बाद तीसरा है उसने, और जबकि अंग्रेज में क्या होता था आपको मालूम होगा ना, जो अंग्रेज के सैनिक होते थे उसे डबल भत्ता मिलता था। एक भारतीय को भारत में रहता था उसका भी मिलता था, जो अंग्रेज का सैनिक था उसके लिए भी मिलता था। इसके लिए एक युद्ध भी हुआ था, बताइए कौन सा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज के मार्गदर्शक बने। वही हथकंडा, क्या हथकंडा उपयोग किया, यह किया कि एक प्रशिक्षित सैनिक किस प्रकार से बड़े युद्ध को भी
जीत सकता है। तो ऊपरी में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी डुप्ले के संबंध में ये तीनों सही है, जिसमें हम लोगों ने देखा था ना तीसरा ऑप्शन में कि वो अनवरुद्दीन की 10,000 सैनिकों को किस प्रकार से एक छोटे प्रशिक्षित सैनिक उसे हरियाणा में कामयाब हो गए। नेक्स्ट है पांडिचेरी के गवर्नर जनरल के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर था। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि डुप्ले जो है उसको 1731 ईस्वी में चंद्रनगर का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था। उसके बाद 1741 ईस्वी में पांडिचेरी का बनाया गया, फिर उसे 1746 ईस्वी में वह मद्रास को जीतता है तथा यह जीत है जो फ्रांसीसियों की नींव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 1777 में है डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना। अब देखिए डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल क्या बना। अब देखिए क्या होता, द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से क्या करता है, डुप्ले के नेतृत्व में क्या किया जाता है, मद्रास क्षेत्र को जीता जाता है और मद्रास क्षेत्र को जीतने के बाद वह अनवरुद्दीन की सेना को हराती है तथा वह अंग्रेजों के सैनिकों को भी वहाँ से भगाने में, दूर करने में, कब्जा ना करने में कामयाब रहती है। लेकिन वह कहिए संजोग बस या जो भी दुर्भाग्य कहिए कि कौन सा संधि, एला सापेल की संधि के कारण 1748 ईस्वी में संधि के कारण वह डुप्ले का जीता हुआ क्षेत्र मद्रास अंग्रेजों को वापस करना पड़ जाता है। और वापस करने के बाद वह क्या होता है, 1746 के बाद उसके बाद कर्नाटक 1748 ईस्वी में इधर क्या होता है, ये जो कर्नाटक से ज़्यादा कहना उचित होगा हैदराबाद के जो शासक निजाम उल मुल्क होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद राजगद्दी के लिए क्या होता है, उनके बेटे पोते में संघर्ष होता है। उधर कर्नाटक भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया होता है, यानी ये समय चलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद उधर जो है फ्रांसीसी जो होते हैं वह उस समय उनका जो आर्थिक स्थिति थोड़ा चरमराया हुआ था, उसी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो क्या करते हैं, डुप्ले को फिर वापस बुला लिया जाता है 1754 ईस्वी में। तो 1754 ईस्वी में डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। उसके बाद जो गवर्नर जनरल है, फ्रांस का गवर्नर जनरल, वह गोडेहू को बनाकर भेजा जाता है। और वही जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध जब चल रहा होता है, द्वितीय कर्नाटक जब चल रहा होता है उसमें गोदेहू को भेजा जाता है, गोडेहू के, और गोडेहू वही करता है फिर बाद में अंग्रेजों के साथ क्या करता है, संधि कर, अंग्रेजों के साथ संधि कर, जो क्या कौन सा संधि के नाम से जाना जाता है, पांडिचेरी की संधि के नाम से जाना जाता है। तो वह शांतिपूर्वक क्या करता है, अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता तथा एक दूसरे के राज्य में हस्तक्षेप ना करने का भी बात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 में। देखिए अगर आप कर्नाटक युद्ध को अच्छा से समझ गए ना कि प्रथम क्यों हुआ, द्वितीय क्यों हुआ, तृतीय क्यों हुआ, तो बहुत सारा इससे 12 से 15 प्रश्न पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, सभी आप हल कर पाएंगे। उसके बाद क्या है 78 में, फ्रांसीसी का पतन का कारण क्या था। देखिए फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था, अंग्रेजों के नौसैनिक श्रेष्ठता और भारत के बाहर अंग्रेजों के प्रति द्वंद्वता, व्यापारिक प्रतिबंध, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है जो अंग्रेजों की नौसेना श्रेष्ठ थी, बिल्कुल है, अंग्रेजों की नौसेना श्रेष्ठ थी, प्लस काफ़ी मात्रा में भी थे तथा आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। तो अंग्रेजों की जो नौसैनिक श्रेष्ठता वह क्या था, श्रेष्ठ था, तथा भारत और भारत के बाहर अंग्रेजों के व्यापारिक प्रतिद्वंद्वता भी अच्छी थी। कैसे व्यापारिक प्रतिद्वंद्वता अच्छी थी, आप देखिए जब क्या होता है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है तो उधर ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई चल रहा होता है, जो 1740 से 48 में चलता है। तो 48 में क्या होता है, आप देखिए कि 48 में क्या होता है कि जो लुइसबर्ग होता है, जो एला सापेल संधि के तहत क्या हो जाता है, एला सापेल जो संधि होता है उसके तहत क्या हो जाता है, एला सापेल संधि के तहत मतलब कहिए कि फ्रांस को जो है लुइसबर्ग पर अधिकार करने के बदले ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और कर्नाटक को क्षेत्र को देना पड़ता है। तो ये कहिए कि एक तरह से अंग्रेजों का बाहर में भी व्यापारिक क्या था, प्रतिद्वंद्वता काफ़ी अच्छा था, तो यह भी सही है। दूसरा है बी में, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। फ्रांसीसी सरकार के अब बताइए, आप ही बताइए, जो युद्ध हुआ था जिसमें डुप्ले ने मात्र 10,000 सेना का जो नेतृत्व मात्र 700-800 सैनिकों के साथ किया, अगर फ्रांसीसी सरकार का समर्थन होता तो और भी सैनिक हो सकते थे, वह और भी राज्यों को जीत पाता। सैनिक के कमी के कारण ही ना वो अंग्रेजों का उतना श्रेष्ठता से सामना नहीं कर पाया। हाँ, प्रशिक्षित जरूर थे लेकिन क्या थे, पूर्ण रूप से समर्थन नहीं था। तो यह भी हम कह सकते हैं। जिस प्रकार से देखिए डुप्ले जिस प्रकार से वो फ्रांस को जीता, जिस तरह से वो मद्रास को जीत लिया गया, उसके बाद उसकी जो भावना साथ में जो सैनिक थे, कितना मनोबल बढ़ गया था, उसके बाद फिर उसको वापस बुलाया ले जाना, तो सरकार के समर्थन का भी अभाव। उसके बाद तीसरा में, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। अब ये एक दुर्बल संगठन ही कहिए कि बताइए, जो फ्रांसीसी जो मॉरिशस गवर्नर और नौसैनिक कमांडर होता है कौन, ला बुर्दने, वह क्या करता है, वह जीतने के बावजूद भी ब्रिटिशों के साथ साठगांठ कर वह क्या किया जाता है, वह
मद्रास को छोड़कर निकल जाता। तो ये एक कंपनी दुर्बलता का ही और संकेत करता। तो उपरोक्त में से सभी वो कारण थे जिसके कारण फ्रांसीसियों का पतन हो गया। हाँ, अब फ्रांसीसियों के सरकार के समर्थन का अब देखिए दूसरे में जो होता है, जिसमें वो क्या करता है, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है, जिससे तरह जो ये होते हैं एडमिरल होते हैं, कॉन्ट लाली होते हैं, उसमें भी वो क्या कहता है, जब वो कौन कौन सा क्षेत्र को, ये मतलब कहिए कि ये क्षेत्र देखिए ध्यान से उठ गया है, कुछ क्षेत्र होते हैं, हाँ, विजयनगर और ये सेंट डेविड किला को जब वो घेरता है, उस समय भी वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिसमें उनको बांडीवास के युद्ध में उनको तमिलनाडु के बांडीवास में 22 जनवरी 1760 को हार का सामना करना पड़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? बताइए वो कौन सा युद्ध था। प्रथम युद्ध में क्या हम लोगों ने देखा, प्रथम युद्ध में देखा कि किस तरह से डुप्ले के नेतृत्व में मद्रास को जीत लिया जाता है और फिर मद्रास को एला सापेल के संधि के तहत उसे वापस देना पड़ता। एला सापेल संधि क्या था, वो हम लोगों ने समझा कि एला सापेल संधि जो ऑस्ट्रिया को उत्तराधिकार के लिए लेके 1740-48 के बीच में जो युद्ध चल रहा था वही था। उसमें संधि होता है जिसमें फ्रांस को लुइसबर्ग जो मिलता है उसके बदले में 2-3 क्षेत्रों को उसको वापस देना पड़ता, उधर ऑस्ट्रिया नीदरलैंड और इधर भारत में ब्रिटेन को। ये था। उसके बाद द्वितीय में हम लोगों ने क्या देखा, द्वितीय में हम लोगों ने देखा कि द्वितीय युद्ध में क्या था, थोड़ा सा उसे भी समझ लेते हैं। जो द्वितीय युद्ध था वह क्या था, वह 1700 समय है 1748 ईस्वी का। 1748 ईस्वी में क्या होता है, 1748 ईस्वी में जो हैदराबाद के शासक होते हैं, यानी कहिए कि आप कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश वह उतने योग्य नहीं थे, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी और वो कमज़ोर हो गए थे। तो उसके बाद क्या होता है, उनके औरंगजेब के बाद क्या कहता, बहुत सारे ऐसे जो राज्य होते हैं अपने आप को स्वतंत्र घर घोषित कर लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हैदराबाद वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। वह किनके नेतृत्व में, वहाँ का नवाब निजाम उल मुल्क के रूप में निजाम उल मुल्क उधर अपने आप को स्वतंत्र करता है हैदराबाद, इधर कर्नाटक भी उससे अपने आप को अलग करके स्वतंत्र घोषित कर लेता है। तो उधर हम लोगों ने देखा था कि कर्नाटक के जो अनवरुद्दीन की मृत्यु के बाद जो उनके बेटे होते हैं नासिर जंग और उनका पोता ये मुजफ्फर जंग, ये दोनों के बीच में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है। इधर कर्नाटक में जो उसका दोस्त अली नवाब होता है, इनकी मृत्यु के बाद भी इनके जो चंदा साहब और ये अनवरुद्दीन के बीच में युद्ध होता है। तो इन दोनों के उत्तराधिकारी का युद्ध चलने लगता है, जिसमें क्या करता है, यह अपना रोटियां सेकने लगता है। इसमें कुछ एक पल्ला को कौन सपोर्ट करता है, अंग्रेज, और दूसरा को फ्रांसीसी। जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इस युद्ध में जो कर्नाटक था, जो चंदा साहब था, उसका नेतृत्व कौन करता है, फ्रांसीसी करता है। देखिए क्या होता है, अनवरुद्दीन जो होता है वह जो कौन होते हैं, नवाब निजामुद्दीन जो मुल्क होते हैं, निजामुद्दीन उल मुल्क जो होता है, वह 1743 ईस्वी में ही कर्नाटक का वह उसको सूबेदार और उसको वाइसराय घोषित कर देते होते अनवरुद्दीन को। लेकिन इसको लेके चंदा साहब खुश नहीं था। चंदा साहब कौन था, ये चंदा साहब जो कर्नाटक अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है ना, कौन, ये दोस्त अली, उसी के दामाद होते हैं चंदा साहब। वह उससे खुश नहीं होता है और वह उसे बनना नहीं देखना चाहता। तो वही क्या होता है कि चंदा साहब को सपोर्ट फ्रांसीसी कर देता है और उधर से क्या होता है, कुछ पल को जैसे उधर ये क्या कहिएगा अनवरुद्दीन के उसको अंग्रेज सपोर्ट कर देता है। तो क्या होता है कि कुछ समय बाद चंदा साहब और मुजफ्फर जंग भी खुश नहीं होता है, क्योंकि उसे नासिर जंग उसका बेटा को बनाया जाता है, छोटा बेटा को। नासिर जंग और चंदा साहब और फ्रांसीसी मिलकर अनवरुद्दीन का हत्या कर देता है। मतलब एक युद्ध होता है और उस युद्ध में इसकी हत्या कर दिया जाता है। और उसके बाद ये अनवरुद्दीन की हत्या, उसका बेटा सलीम अली आता, ये रहमत अली आता है। तो रहमत अली क्या करता है, यह बात जैसे उसको पता चलता है, धीरे धीरे अंग्रेज रहमत अली को सपोर्ट कर देता है। और जैसे रहमत अली अंग्रेज के सपोर्ट में आकर फिर वो चंदा साहब को मृत्यु कर जाता है। तो अब उधर क्या हो गया था, मुजफ्फर जंग, जैसे ही अनवरुद्दीन की मृत्यु होती है तो मुजफ्फर जंग हैदराबाद का सूबेदार और पटेदार के रूप में नियुक्त हो जाता है। लेकिन बोला जाता है कि मुजफ्फर जंग को भी कुछ महीने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और जब मुजफ्फर जंग का हत्या होता है ना, तो उसके चाचा को सलाब जंग को बनाया जाता है। तो उधर से हैदराबाद के लिए सलाब जंग हो गए, इधर से तो हत्या हो गया अनवरुद्दीन का, चंदा साहब बन जाता है। उसका बेटा अनवरुद्दीन का बेटा कौन, रहमत अली, वो अंग्रेजों के सपोर्ट में आकर चंदा साहब की मृत्यु कर देता है। अब जो बच गया चंदा साहब और सलाब जंग। बाद में देखा जाता है ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, गद्दी के लिए आपस में संघर्ष वो चलता रहता है। तो इस तरह से था। द्वितीय ये हो जाता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हो जाता है। और उसी बीच में क्या कर लिया जाता है,
ये उसको बुला लिया जाता है वापस 1754 ईस्वी में। किसको? क्योंकि द्वितीय कर्नाटक की 1749 ईस्वी से 54 ईस्वी तक चलता है। 1754 ईस्वी में वापस बुला लिया जाता है डुप्ले को, और फिर गोदेहू को गवर्नर जनरल का बना देता है। फिर गोदेहू क्या करता है? अंग्रेजों के साथ बातचीत, शांतिपूर्वक बातचीत कर संधि स्थापित कर लेता है, जो पांडिचेरी की संधि के नाम से जाना भी जाता है। तो यही कह रहा है कि युद्ध निर्णायक था जिसमें फ्रांसीसी हार गए। अब तीसरा युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। यही युद्ध ऐसा युद्ध था जो बोला जाता है फ्रांसीसियों की हार गई, अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। यानी इसके बाद फ्रांसीसी एक छोटी बस्ती के रूप में सिमट कर रह गया और यहाँ से इसका पतन स्टार्ट हो गया। वह क्या था? वांडीवास। तीसरा युद्ध में क्या होता है? इधर जो होता है गोदेहू को गवर्नर जनरल बनाया जाता है, और जो ये होते हैं फ्रांसीसी जनरल होते हैं काउंट लाली, यानी सैनिकों का जो नेतृत्व काउंट लाली कर रहे होते हैं, सेनापति होते हैं। वह 1758 ईस्वी में क्या करते हैं? वह 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी के किला सेंट डेविड और विजयनगरम पर आक्रमण कर देते हैं, किला पर आक्रमण कर देते हैं और कब्जा कर लेते हैं। इससे क्या होता है? फ्रांसीसी आक्रामक हो जाते हैं, और आक्रामक होकर वह क्या करते हैं? मसूलीपट्टनम में एडमिरल डीएच के नेतृत्व में फ्रांसीसी जो बस्ती होता है उसको भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं, और साथ में फिर उसके बाद वो तमिलनाडु के वांडीवास में 22 जनवरी 1760 ईस्वी को एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, यानी युद्ध करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हो जाती है। और इस युद्ध के बाद, इसी हार के बाद अंग्रेज एक छोटी बस्ती के रूप में और छोटे जगहों में सिमट कर रह गई थी। बोला जाता है इस युद्ध में माहे और कारिकल पर भी अंग्रेज क्या कर रहा था? कब्जा कर रहा था। पांडिचेरी पर भी वो कब्जा कर लेता है, लेकिन हालांकि बाद में वो संधि के तहत वो पांडिचेरी को बाद में वापस कर देता है। तो यही होता है सर्वोच्चता, ये होता है वांडीवास का युद्ध होता है, जो तमिलनाडु के वांडीवास में 1760 ईस्वी में होता है। तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी युद्ध के बाद क्या हो गया? जो वर्चस्व थी किसका? फ्रांसीसी का, वो समाप्त हो जाता है। वो एक सिर्फ छोटी बस्ती के रूप में सिमट कर रह जाते हैं। क्योंकि इस युद्ध के बाद, हारने के बाद क्या होता है वह बताइए? माही पर भी कब्जा कर लेता है, कराईकल पर भी कब्जा कर लेता है, यहाँ तक कि पांडिचेरी पर, वो तो संधि होता है उसके बाद में वो लौटा देता है। नेक्स्ट देखिए 80 में कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो कौन सा युद्ध है जो आंग्ल और फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? देखिए प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है उसमें आंग्ल और फ्रांसीसी यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों का युद्ध का विस्तार। इसमें देखिए ना, फ्रांसीसी का विस्तार हुआ, मद्रास को जीता, उसके अधीन में आया। तो एक तरह से ये विस्तार नीति है। लेकिन द्वितीय में क्या हुआ? द्वितीय में तो कोई विस्तार नहीं हुआ, सिर्फ एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा था। लेकिन एक यहाँ पर तो कोई युद्ध विस्तार नहीं था, जिसमें एक तरफ हम लोगों ने देखा कि जो कर्नाटक के कौन है? अनबरुद्दीन है। अनबरुद्दीन के बेटा रहमत अली को अंग्रेज सपोर्ट करता है, इधर से फ्रांसीसी चंदा साहब को सपोर्ट करता है। वही देखने को मिलता है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसमें कोई भी विस्तार युद्ध नीति नहीं है। लेकिन तृतीय में भी हम लोगों ने क्या देखा? इसमें क्या हो गए कि काउंट लाली के द्वारा हम लोगों ने देखा कि सेंट डेविड और विजयनगरम के पर कब्जा कर लिया जाता है फ्रांसीसियों के द्वारा। इससे अंग्रेज आक्रामक होकर क्या करते हैं? वह उसके बस्ती जो होता है मसूलीपट्टनम होते हैं, उसके नेतृत्व में फ्रांसीसी बंदी को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, तथा तमिलनाडु के वांडीवास में वह युद्ध के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। और इस युद्ध में क्या होता है? फ्रांसीसियों की हार हो जाती है, और इसी हार के बाद फ्रांसीसियों का यहाँ से पतन स्टार्ट हो जाता है और अंग्रेजों का वर्चस्व स्टार्ट हो जाता है, और एक तरह से वो बड़ी शक्ति के रूप में वह अंग्रेज उभर कर आता है। तो ये द्वितीय हो जाएगा, जिसमें कोई भी युद्ध विस्तारित नहीं था। 81 में देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से हुई? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ एला सापेल की संधि, और दूसरे में क्या हुआ था? पांडिचेरी की संधि। अब बताइए पांडिचेरी की संधि क्यों होता है? ध्यान में दीजिए। तो पांडिचेरी की संधि होता है जिसमें वो हम लोगों ने क्या देखा था कि गोडेहू को नियुक्त करके भेजा जाता है, और गोडेहू क्या करता है? वह शांतिपूर्वक बातचीत कर अंग्रेजों से संधि करता है, जिसमें वह एक दूसरे से राज्यों को हस्तक्षेप ना करने को होता है। और तीसरा में होता है पेरिस की संधि। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हो जाएगा? एला सापेल की संधि। इस एला सापेल संधि के तहत डुप्ले के द्वारा जीता हुआ मद्रास क्षेत्र को वापस भी देना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए 32 में गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि। अब गोडेहू की संधि क्यों कहा गया? आप समझाइए, बताइए इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि डुप्ले को 1754 ईस्वी में वापस बुलाने के बाद गोडेहू को गवर्नर जनरल के नियुक्त किया था, और गोडेहू शांति नीति अपनाता है, और वो अंग्रेजों से शांतिपूर्वक बातचीत कर वो एक संधि कर लिया होता है, तथा इस संधि में दोनों एक दूसरे के राज्यों में ना हस्तक्षेप करने की नीति अपनाते, इसलिए इसे पांडिचेरी की संधि को गोडेहू की संधि कहकर संबोधन किया गया है। तो वह जगह द्वितीय हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए तीसरा में, वांडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, वांडीबास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? अभी हम लोगों को देखा था यह वांडीबास का युद्ध क्यों होता है। यह होता है, समय है कब, जब काउंट लाली को यहाँ पर सेना का जनरल बनाया जाता है। जैसे काउंट लाली 1758 ईस्वी में सेना का गवर्नर जनरल बनता है, पहले ही बनता है, लेकिन 1758 ईस्वी में यह क्या करता है, यह काउंट लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करते हुए वह क्या करता है, तमिलनाडु के बंडीवास और जिंजी किला में, जो तमिलनाडु का वांडीवास होता है और ये वांडीवास और जिंजी हाँ वही कहिए, जिंजी को तो बाद में जीत लेता है ना। तो कहने का मतलब आप कहिए कि काउंट लाली के नेतृत्व में कौन सा, सेंट डेविड और विजयनगर पर कब्जा कर लेता है, जिससे अंग्रेज आक्रामक हो जाते हैं और वह एडमिरल डीएच के नेतृत्व में वह क्या करते हैं, मसूलीपट्टनम जो होता है उसको भी मतलब जो फ्रांसीसी बस्ती होता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर बाद में वो क्या करते हैं, वह तमिलनाडु के बंडीवास में वह एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और इस युद्ध में क्या होता है, फ्रांसीसियों का हार होता है। और इस हार के बाद वह क्या होते हैं, उनका जो भी वर्चस्व था वो समाप्त हो जाता है और वो छोटे से बस्ती के रूप में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में सिमट कर रह जाते हैं। तो वांडीवास का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो वह क्या था, कौन हो जाएगा, सर आयरकूट किया था, यही किया था। यह अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट करता है और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन करता है, वह काउंट लाली करता है। तो अगर फ्रांसीसी पूछता तो काउंट लाली और आयरकूट पूछा है तो सर आयरकूट हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 में, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो कर्नाटक का तीसरी संधि वह हुआ पेरिस के संधि के साथ समाप्त। अब कर्नाटक का तृतीय युद्ध कैसे समाप्त होता है, अब याद करिए, आपको यह बता रहे थे ना कि कर्नाटक के युद्ध में क्या होता है, जिंजी माहे ये सभी किले, ये सभी को क्या कर लिया जाता है, ये फ्रांसीसी के जो थे उस पर उसको अपने कब्जे में ले लिया जाता है। और बाद में एक चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाली जो है, काउंट लाली होता है ना तृतीय कर्नाटक युद्ध में, उस लाली को बंदी बनाकर फ्रांस वह क्या करता है, लंदन ले जाने के बाद फ्रांस को सौंप देता है और फ्रांस बाद में क्या करता है, उसे आपको मालूम होगा कि उसे बंदी बनाकर 1766 ईस्वी में उसको मृत्यु दंड दे देता है। ये था काउंट लाली के साथ होता है। तो कह रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में कौन सा संधि होता है, हुआ होता है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि क्यों होता है, देखिए क्या होता है, पेरिस की संधि इसलिए होता है क्योंकि इधर तो क्या करते हैं, पांडिचेरी पर भी अंग्रेज कब्जा कर लिया होता है तथा माहे और कारिकल को भी अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेता है, लेकिन पेरिस की संधि के तहत बाद में पांडिचेरी को उसको वापस करना पड़ता है। तो ध्यान में रखिएगा क्या होता है, उधर विदेशों में उत्तरी अमेरिका पर एक जगह होता है, वो जगह देखिए ध्यान में नहीं है, उस जगह पर फ्रांस और ये ब्रिटेन दोनों क्या करता है, कब्जा करना चाहता है, वो दोनों उस पर अधिकार करना चाहता है। अधिकार इसलिए करना चाहता है ताकि वह वहाँ से व्यापार कर सके और वह जो क्षेत्र था ना वह अफीम का काफ़ी बड़ा उत्पादक था और उसको एक बाजार के रूप में भी मिल सके, इसलिए वो क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और जो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र थे वह भी चाह रहे थे कि फ्रांस को इंग्लैंड को सपोर्ट करना चाह रहे थे, इस वजह से ताकि फ्रांस उन पर कब्जा ना कर पाए। तो वह अपने को फ्रांस से सुरक्षित पाने के लिए वहाँ के जो लोग रहते हैं वह भी इंग्लैंड यानी अंग्रेज को समर्थित कर देते हैं और उसमें क्या होता है, अंग्रेज जीत जाता है और फ्रांस कामयाब नहीं होता। और फिर उसके बाद संधि होती है, वही पेरिस की संधि। वह जो होता है, जो पेरिस की संधि होता है वह लगभग चलता है कितना से 1760 से 63 के बीच में चलता हुआ लड़ाई होता है। तो वही पेरिस की संधि के तहत फिर इधर पेरिस का संधि होता है, इसमें फिर क्या कहता है, अंग्रेजों को पांडिचेरी वापस करना पड़ता है। तो इसलिए वह एक व्यापारिक कंपनी के रूप में सिमट के रहोगे, पेरिस का संधि हो गया। दूसरा होता तो गोडेहू की संधि कहिए या पांडिचेरी की संधि कहिए। नेक्स्ट 85 में, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? अब बताइए कौन सा अधिकार सौंप दिया गया था, 51 में, 54 में, 61 में, 55 में। तो फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत की स्थिति फ्रांसीसी अधिकार को सौंपा था? तो वह सौंप दिया था 1954 ईस्वी में सौंपा था। क्या होता है देखिए कि 1947 में तो भारत आज़ाद हुआ था, 1947 के बाद 1948 में फ्रांस और भारत के बीच एक समझौता होता है और समझौता के तहत एक राजनीतिक चुनाव होता है जिसमें वहाँ की जनता के द्वारा निर्णय लेने के लिए कहा जाता है। हालांकि आपको हम बता दें कि कहने का मतलब है जो वह जो है कब 1954 ही कहिए कि उसमें एक चुनाव होता है और उस चुनाव में क्या होता है, मतलब चुनाव में कहिए कि एक चुनाव होता है जिसमें ये चीज़ मतलब उसके बाद से क्या होता है, चंद्रनगर जो है 1950 ईस्वी में भारत को सौंप दिया जाता है और वो चंद्रनगर बाद में उसको शामिल कर लिया जाता है, कहाँ, बंगाल में।
तो 1954 ईस्वी से वही फिर 1955 ईस्वी पश्चिम बंगाल में इसको विलय कर लिया जाता है, किसको, चंद्रनगर को, और 50 में हो जाता है। उसके बाद 1954 में पांडिचेरी, यमन, माहे और कारिकल, कौन कौन, यमन हो गया, माहे हो गया, कारिकल हो गया और पांडिचेरी, ये चारों परिक्षेत्रों को वास्तविक स्वतंत्र भारत के साथ एकीकृत कर दिया गया। और बाद में आपको मालूम होगा कि पांडिचेरी को क्या कर दिया गया, उसको केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। तो यह हो जाएगा 1954 हो जाएगा। और 1961 है, 1961 का संबंध आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे गोवा से हो जाएगा, जो सबसे बाद तक पुर्तगाली यहाँ पर क्या करते हैं, अपना अधिकार जमाए हुए रहते हैं, लेकिन 1961 के बाद से क्या होता है, वो उनको यह क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए 86 में, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। वह इतिहासकार मैकाले के अनुसार कौन था, वह इतिहासकार था डुप्ले। क्योंकि आप सोचिए, पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों को पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है, वह था डुप्ले। क्योंकि डुप्ले के नेतृत्व में वह मद्रास क्षेत्र जो क्या होता था, ये अंग्रेज़ों का उस समय मतलब कहिए कि मतलब क्या था, एक तरह से बंगाल और ये उसका उपनिवेश था, है ना। 3 क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण था, बंगाल था, मद्रास था और मुंबई था। तो इन सबसे बड़े क्षेत्रों में जो संपन्न था, जो था, उस क्षेत्र को डुप्ले जीतने में 1746 ईस्वी में कामयाब हो गया। और इसी के कारण, और दूसरा सबसे बड़ी बात था कि मतलब वह एक कम और प्रशिक्षित सैनिक होने के बावजूद भी वो बड़े से बड़े सैनिकों को हराया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था नसरुद्दीन की 10,000 भारतीय सैनिकों को वो हराने में कामयाब रहा, तथा अंग्रेज़ों को पांडिचेरी पर कब्जा फिर से ना कर पाने में वह सफल रहा था। यानी वो जब क्षेत्र को छेका था जहाजी बेड़ा से, वहाँ पे भी भगाने में कामयाब हो गया था। तो इसी के कारण जो इतिहासकार मैकाले हैं वो क्या कहें, पहली बार वो अनुभव किया था कि यूरोपीय साम्राज्य पर क्या किया जा सकता है, मुगल साम्राज्य के खंडों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। इसलिए ऐसा बोले हैं क्योंकि वह उतने बड़े सैनिकों को वह हराने में कामयाब हुआ। 87 में देखिए, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अब बताइए कौन समय समय पर प्रवेश किया। अंग्रेज व्यापारिक कंपनी के रूप में आता है, 1600 ईस्वी में आता है। डच कब आते हैं, 1602 ईस्वी में आते हैं। फ्रांसीसी 1664 आते हैं। पुर्तगाली 1498 में आते हैं। तो पहले चार आएगा, उसके बाद अंग्रेज आएंगे, उसके बाद डच आएंगे, उसके बाद फ्रांसीसी आएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 88 में कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। बताइए वो कौन सबसे अंत में आते हैं। तो पहला तो सबसे पहले पुर्तगाली आ जाते हैं 1498 में। उसके बाद कौन आ जाते हैं, अंग्रेज आ जाते हैं 1602 ईस्वी में। हाँ देखिए, हम कह रहे हैं व्यापारिक कंपनी के रूप में देख रहे हैं, 1602 में आता है। अब आप कहिएगा कि अंग्रेज से पहले डच तो 1596 में आ गए थे, कार्निलियस ऑटमैन। हाँ वो सही है, लेकिन वह एक व्यापारिक कंपनी के रूप में, व्यापारिक कंपनी के लिए एक क्या होता था, एक संगठन की जरूरत पड़ती थी, वहाँ की सरकार का समर्थन का जरूरत पड़ता है। तो उस रूप में तो वो 1602 ईस्वी में आए थे। उसके बाद फ्रांसीसी है, उसके बाद 1664 में फ्रांसीसी आए, तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में। हालांकि 64 में आते हैं, लेकिन वो जहाँ पर उतरते हैं मेडागास्कर पर, वो कामयाब नहीं होते ना। फिर बाद में वो क्या करते हैं, 1667 ईस्वी में फिर से आते हैं। नेक्स्ट देखिए 89 में, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। औरंगजेब, जहांगीर, अकबर और हुमायूं। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। बताइए, जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है 31 दिसंबर को। हालांकि इसका जो इसके रिलेटेड है कार्य है इसके, वह अक्टूबर में ही स्टार्ट हो जाता है ना, जिसमें हम लोगों को देखा था कि जिस समय ये जो इसका कंपनी को लेकर, संगठन को लेकर कार्य स्टार्ट हो जाता बनना, तो उस समय जो थॉमस स्माइथ रहते हैं वो इसके क्या बनते हैं, वो वही गवर्नर जनरल वहाँ नियुक्त किए जाते हैं। उसकी भी आय हुई है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वही रहते हैं, थॉमस स्माइथ ही होते हैं। अब भारत में तो हम लोग को देखने को मिला था कौन, वारेन हेस्टिंग्स था। उसके बाद 89 में देखिए, भारत का बादशाह उस समय कौन था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो हो गया कि कौन थे उस समय, थे अकबर थे। क्योंकि अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहता है, 1556 से 1605 ईस्वी तक रहता है। और हुमायूं का कब रहता है, औरंगजेब का कब रहता है। औरंगजेब का तो आपको याद ही होगा, क्योंकि 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहता है। जहांगीर कब रहते हैं, 1600, यानी अकबर के जाने के बाद जहांगीर ही आते हैं ना, तो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 में कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी
की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। कह रहा कौन से कारण के कारण यूरोपीय कंपनियां व्यापारिक में सफल हुए। दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे। यह भी सही बात है कि दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी दक्षिण पे। इसका देखने को आपको मिलेगा जब औरंगजेब बताइए मुगल में उस समय शासन कर रहा उत्तर में होता है, तो इधर शिवाजी जब वर्चस्व बढ़ रहा है तो शाइस्ता खां को बेचता, शाइस्ता खां भी जाता है, तो उस मात्रा में नहीं थे। हालांकि वो 16वीं शताब्दी 1674 की बात है, लेकिन 1677 ईस्वी में भी देखिए वह मुगल उतनी मात्रा में तादाद में नहीं थे, जिसके कारण हम लोग को क्या देखे कि किस तरह से कर्नाटक में क्या हो गया कि इधर अनवरुद्दीन शासक बनता है, अनवरुद्दीन के मरने के बाद कर्नाटक और वो दोनों स्वतंत्र होता है। विजयनगर में 16वीं शताब्दी के अंत में उखाड़ फेंक गया, बिल्कुल सही बात है। 16वीं शताब्दी विजयनगर सम्राट 16वीं शताब्दी के अंत में क्या कर दिया, वह उसका वर्चस्व खत्म हो गया 16वीं शताब्दी के अंत में आते आते। उसके बाद दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, बिल्कुल दक्षिण में। उधर हैदराबाद अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, कर्नाटक स्वतंत्र कर लिया, जो भी आ रहे थे वो योग्य नहीं आ रहे थे, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि हैदराबाद में जब निजाम उल मुल्क की मृत्यु होती है तो उसके बेटे और पोते में लड़ाई हो जाता है। फिर उधर कर्नाटक अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, उनके दामाद के बीच आपस में लड़ाई होता है। फिर देखने को यह मिला कि जो अनवरुद्दीन होते हैं उसके बेटे कौन होते हैं, सहमत अली होते हैं, इधर चंदा साहब होते हैं, चंदा साहब, और इधर ये मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी मिलकर अनवरुद्दीन की हत्या कर देते हैं। तो ये उनके छोटे छोटे राज थे और कमज़ोर भी थे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। 91 में 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। बताइए 1547 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था। वह गोवा, सिक्किम, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार। वह था गोवा था। 1961 ईस्वी तक पुर्तगाली के अधीन रहता। बोला जाता है गोवा को जो है आज़ादी दिलाने में थोड़ा सा जो हाथ रहता है उनका चौधरी रहमत अली जी का रहता है। चौधरी रहमत नहीं, राम मनोहर लोहिया। जो राम मनोहर लोहिया रहते हैं वो अहम भूमिका निभाते हैं। जब वो पटना वहाँ गोवा का दौरा करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी मतलब सार्वजनिक सभा करने का प्रतिबंध है, तो उस चीज़ को देख के काफ़ी वो व्याकुल हो उठते हैं। और बोला जाता है कि वो 1956 ईस्वी में पूरा तेज़ बारिश में वो बुलाकर एक सभा का आयोजन करते हैं 1646 ईस्वी में। उन्हीं के देख रेख में बाद में महात्मा गांधी का भी सपोर्ट मिलता है, फिर गोवा वो आज़ाद होता है। किसे, पुर्तगालियों से। तो 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 में, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय पुर्तगाली, अंग्रेजों पर कभी पांडिचेरी कब्जा नहीं कर पाया। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला करा पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहला यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी। हाँ, ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि 1673 ईस्वी में क्या होता है कि 1673 ईस्वी में जो फ्रांसीसी होते हैं निदेशक फ्रैंक मार्टिन और बेलांग द लेस्पिनो के द्वारा क्या क्या था, वलिकोंडनमपुरम से मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त किया जाता है और उसे क्या किया जाता है, पांडिचेरी के रूप में विकसित किया जाता है, जो पूर्ण रूप से किलाबंदी होता है। उसके बाद पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा पुर्तगाली था। हाँ, दूसरा पुर्तगाली नहीं था, क्योंकि आपको मालूम होगा ना 1673 ईस्वी के बाद 1693 ईस्वी में डचों के द्वारा इस पर अधिकार किया जाता है, अंग्रेज के समर्थन। हालांकि बाद में फिर 1694 ईस्वी में, जब 1693 में जब डच के द्वारा इस पर अधिकार किया जाता है, तो बाद में फिर 1697 ईस्वी में रिजविक संधि के तहत लौटा भी दिया जाता है। तो ये दूसरा ऑप्शन तो नहीं पर्याप्त है। तीसरा देखिए, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये तो गलत बात है। क्यों गलत बात है, आप याद करिए कि अंग्रेज समर्थित डच तो हम लोगों ने देख लिया। फिर अंग्रेज, आप देखिए क्या होता है कि जैसे ही ये तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध कब होता है, वह होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 ईस्वी में। आप याद करिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध बांडीबास का युद्ध वह होता है 1760 ईस्वी में। जब 1756 से 1763 है ना, 1756 से 1763 के बीच होता है। कौन, ये होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। बताइए 1760 ईस्वी में क्या होता है, उसमें क्या होता है, वांडीबास का युद्ध होता है। इस वांडीबास का युद्ध होता है क्यों, वह काउंट लाली के कारण होता है। क्योंकि काउंट लाली क्या करता है, वह उधर सेंट डेविड और विजयनगर समाज पर कब्जा कर लेता है, जिसके कारण अंग्रेज आक्रामक हो जाते हैं। आक्रामक होकर वो क्या करते हैं, वह युद्ध कर लेते हैं, वही तमिलनाडु के बांडीबास में। और उस बांडीबास में क्या होता है, उस बांडीबास में युद्ध में हार होती है और पांडिचेरी तथा साथ में कौन कौन हो गया, माहे हो गया, उसके बाद कारिकल हो गया, ये सभी क्या होते हैं, उसके अंडर में चल जाते हैं। और पांडिचेरी को भी आक्रमण कर लेता है, लेकिन बाद में फिर पेरिस की संधि के तहत वो वापस कर दिया जाता है।
तो वह तो हो गया, तो ये तो हो गया। उसके बाद फिर से ये तो एक तो इस समय है ही है कि 1760 ईस्वी में ये चीज़ देखने को मिला। फिर 1773 ईस्वी में भी ये 1773 नहीं कहिए, 1773 तो वो था। उसके बाद एक और होता है, मतलब ये देखिए ना, ध्यान से निकल गया है। हाँ, 1761 हो गया ना, 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में भी क्या होता है कि फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी जो क्रांति में के कारण उसको क्या कर लिया, अंग्रेज उसको कब्जा कर लेता 1793 में। फिर 1814 ईस्वी में फिर वापस कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये 2-3 भी गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 सही है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले प्रथम यूरोपीय फ्रांसीसी कौन थे, वह ये फ्रांसीसी ही थे, जो क्या करते हैं 1773 ईस्वी में वही फ्रैंक मार्टिन के नेतृत्व में मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से छोटा सा गांव प्राप्त कर उसको पांडिचेरी के रूप में विकसित करते हैं। 93 में देखिए, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के संगठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था, बताइए। अभी तो आप जवाब दे दीजिएगा क्योंकि 2 से 3 बार हो गया है। 31 दिसंबर क्या होता है 1600 ईस्वी को वह कंपनी तैयार होता है, और जिसको एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा 15 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त किया जाता पूर्वी क्षेत्रों के साथ व्यापार करने के लिए। तो उस समय कौन थे 1600 ईस्वी में, अकबर थे। नेक्स्ट देखिए, 94 बंडीबास युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। तो क्या हुआ, ऑप्शन में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को, डच ने। देखिए बांडीबास का युद्ध, यह बांडीबास का युद्ध क्या होता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध के कारण होता। तृतीय कर्नाटक युद्ध होता क्यों है, तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है जब 1758 ईस्वी में क्या होता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का 1756 से 63, 1758 ईस्वी में जब काउंटलाली के द्वारा, यानी फ्रांसीसी गवर्नर काउंटलाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना जब क्या करते हैं, सेंट डेविड और विजयनगर पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे अंग्रेज आक्रामक हो जाते हैं। और आक्रामक होकर वह क्या करते हैं, एडमिरल डीएच के नेतृत्व में फ्रांसीसी बस्ती को भी भारी नुकसान पहुंचा। तमिलनाडु के बांडीबास में वह एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार होती है, और इस हार के बाद फ्रांसीसी का बोरिया बिस्तर समाप्त हो जाता है, और वह एक सिर्फ व्यापारिक कंपनी के रूप में, छोटी सी बस्ती के रूप में सिमट कर रह जाता है। तो यह हो जाएगा बांडीबास के युद्ध में क्या हो गया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ऑप्शन नंबर 6 इसका पर्याप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ब्रिटिश में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में से किस तरह से सभी कंपनियों का आगमन हुआ, और किस तरह से अंग्रेज़ों का सबके साथ मुकाबला हुआ, और अंग्रेज़ों ने उन सभी का मुकाबला करते हुए वह अपना व्यापारिक और प्रशासनिक स्थिति को मजबूत करने में कामयाब रहा। और इसके बाद ही क्या होता है, धीरे धीरे पुर्तगाल को तो हरा ही दिया, पुर्तगाल को भी उधर 2 बार देखने को मिल गया, समुद्री में भी या इधर भी। उसके बाद फ्रांस को भी था, फ्रांस को भी हरा ही दिया। डच हो गया, डच का भी मुकाबला हो ही गया। डच में क्या था, जिसमें हम लोगों ने देखे थे कि वो ये क्या है, कौन सा युद्ध था, देखिए बेदरा का युद्ध में बंगाल में वो भिड़ ही गया था डच, वो तो ऑलरेडी वो भी सिमट ही गया था। और जो एक और कौन आए थे, डेनिस आए थे। तो डेनिस तो बेचारा 1616 में आता है, फिर 1674 ईस्वी में, 1745 ईस्वी में सब अपना क्या करता है, व्यापारिक फैक्ट्रियाँ बेच कर वो चीन के साथ व्यापार करने चल जाता है। तो इस तरह से अब क्या होता है, अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखने को मिलेगा किस तरह से अब जो अंग्रेज है वह शासन करना व्यापारिक कंपनी के साथ साथ में किस तरह से वो प्रशासनिक नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लेता है। हालांकि प्रशासनिक नियंत्रण का तो क्या होता है, बक्सर के युद्ध 1765 ईस्वी के बाद से उसके अधीन में चल ही जाता है, जिसका एक प्रश्न हमें यहाँ भी देखने को मिला था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना जरूर दें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।